इस वीडियो में हम कवर करेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। देखो, अमेंड करने का मतलब होता है चेंज करना। किसी चीज़ को अमेंड करना मीन्स किसी चीज़ में चेंजेस लेकर आना, एंड देयरफॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मॉडिफाई करना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मॉडिफाई करने का मतलब यहाँ तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में नए प्रोविजंस को ऐड या फिर इंट्रोड्यूस करना, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है उसे डिलीट करना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को ऑल्टर या मॉडिफाई करना, यानी कि उसमें चेंजेस लेकर आना। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी मेहनत से बनाया है और इतना डिटेल्ड मैनर में बनाया है, तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड या फिर मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का काम है एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाना जिससे एक सोसाइटी की नीड्स और एस्पिरेशंस फुलफिल हो सके, और ये फ्रेमवर्क हमारी सोसाइटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। सोसाइटी की कंडीशंस, उसकी नीड्स और उसकी एस्पिरेशंस तीनों रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस काफ़ी प्रेवलेंट थी हमारी सोसाइटी में। ये हमारी सोसाइटी की कंडीशन थी और ये हमारी एस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम कि अनटचेबिलिटी जैसी डेरोगेटरी प्रैक्टिस को एलिमिनेट किया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनता है जिससे एक सोसाइटी की नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सके, और जो एक सोसाइटी की कंडीशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस हैं ये मॉडिफाई होती रहती हैं टाइम के साथ। जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश में काफ़ी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी थी, और हमारे लीडर्स के अकॉर्डिंग इस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से डील करने के लिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ज़्यादा सूट करती, और इसलिए ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में रिफ्लेक्ट हुई, स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। बाय द वे, जिस तरह का सोशलिज्म इंडिया ने अपनाया है उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि अलग होता है यूएसएसआर के स्टेट सोशलिज्म से। बिकॉज हमारी सोसाइटी की नीड्स, कंडीशंस और एस्पिरेशंस बदलती रहती हैं टाइम के साथ, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जिस तरह का फ्रेमवर्क बनता है उसे भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स करी जाती हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं? अमेंडमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस के केस में ये अमेंडमेंट प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशंस में ही मेंशन्ड होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में भी अमेंडमेंट प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशंस में ही मेंशन्ड है, और ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। अब इस आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास ही कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या फिर अमेंड करने की पावर। इंडिया के केस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ना ही जुडिशरी के पास है, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास है, और ना ही किसी और स्टेट या सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गन के पास है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड सिर्फ हमारे देश की पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा? देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है ये काइंड ऑफ सिमिलर है पार्लियामेंट में लॉज बनाने के प्रोसीजर से। हाँ, थोड़ा वेरिएशन है लॉज बनाने के प्रोसीजर में और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर में, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन फर्स्टली, पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है? पार्लियामेंट के दो हाउसेस में से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उस हाउस के एक मेंबर के द्वारा। ये मेंबर एक मिनिस्टर हो सकता है या फिर एक नॉन मिनिस्टर, जिसे प्राइवेट मेंबर भी बोला जाता है। बिल की इंट्रोडक्शन के बाद वो हाउस जहां ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां इस बिल के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, और डिस्कशंस के बाद इस बिल के ऊपर वोटिंग करके इसे पास किया जाता है। बिल को पास करने के लिए जितने लोगों ने वोट किया है उनमें से मेजॉरिटी या फिर मोर देन 50% को इसके फेवर में वोट करना होता है, तब जाके ये बिल उस हाउस से पास होता है। इन अदर वर्ड्स, जो क्राइटेरिया है एक हाउस में ये बिल पास करने का, ये है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको सिंपल मेजॉरिटी भी बोला जाता है। एक नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास करने के लिए
सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। पहले हाउस में बिल पास होने के बाद सेकेंड हाउस में यही बिल जाता है और पहले हाउस की तरह ही इस बिल पर डिस्कशन होती है और वोटिंग होती है। और अगर सेकेंड हाउस में भी वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी अचीव हो जाती है तो फिर ये बिल पार्लियामेंट की तरफ से पास हो जाता है। इसके बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनकी एसेंट या फिर अप्रूवल लेने के लिए। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल पर एसेंट दे देते हैं तो फिर ये बिल एक्ट या फिर लॉ बन जाता है। सो ये है बेसिक प्रोसीजर लॉ बनाने का। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है, यानी कि सिमिलर टू लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस एक तरह के प्रोसीजर से अमेंड होते हैं, कुछ प्रोविजंस दूसरी तरह के प्रोसीजर से अमेंड होते हैं और बाकी बचे हुए तीसरी तरह के प्रोसीजर से। लेकिन हमें 3 अलग अलग प्रोसीजर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक देश का वो बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के साथ में ऑल्टर या मॉडिफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस सोसाइटी की नीड्स, कंडीशंस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट कर सके। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा रिजिड माना जाता है क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है और इस वजह से यूएसए की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुई नहीं है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अब एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होगी वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड। इन अदर वर्ड्स, एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज फार एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा ही एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है अमेंडमेंट के प्रोसीजर में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच। और ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया गया है? 3 अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर्स अपनाकर, जिसमें से पहला है थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकते हैं, कुछ प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी से, और बाकी बचे हुए प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स से। इनमें से 2 अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 368 में। और जो पहली तरह का अमेंडमेंट प्रोसीजर है जो कि है अमेंडमेंट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, ये इस आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो डील करता है विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को मेंशन करने के अलावा ये आर्टिकल 368 हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर भी देता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पार्लियामेंट के पास है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स मींस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो कि है पार्लियामेंट के पास। अब मैं आपको तीनों अमेंडमेंट प्रोसीजर्स एक एक करके बताता हूं। इनमें से पहला है अमेंडमेंट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये बिल्कुल सिमिलर है एक लॉ पास करने के प्रोसीजर से। जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस में एक बिल पास होता है और ये बिल सिंपल मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे पास होता है। सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस इसी प्रोसीजर से यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी बिल की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा और प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। सो अमेंडमेंट प्रोसीजर थ्रू सिंपल मेजॉरिटी एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी बिल को पास करने का प्रोसीजर की तरह ही होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेस में एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही
सिंपल मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ये रिक्वायर्ड होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस इस सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट प्रोसीजर से अमेंड हो सकते हैं, जैसे कि एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, abolition या creation of legislative council in states, alteration in 2nd, 5th and 6th schedules, salaries, allowances of members of parliament, quorum in parliament, citizenship related provisions, delimitation of constituencies, election to parliament and state legislatures, use of official languages, number of judges in Supreme Court, parliamentary privileges, rules of procedures in parliament, etc. इन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सबको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर है अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। इस अमेंडमेंट प्रोसीजर में भी एक सिमिलर मैनर में ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है दोनों हाउसेस से, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है एसेंट के लिए, जिसके बाद जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि इस बिल को पास करने के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी तो मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग होता है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीजें होती हैं। एक तो है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि एक हाउस के जितने भी टोटल मेंबरशिप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हाउस में कुछ सीट्स वेकेंट है या फिर किसी सीट पर बैठा मेंबर वोटिंग के टाइम एब्सेंट है, इन सब को मिला के जितनी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी। सो इन अदर वर्ड्स, स्पेशल मेजॉरिटी मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंटी, जितनी टोटल सीट्स हैं हाउस में उसकी मेजॉरिटी, यानी कि 1 सीट मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट्स। और दूसरा है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि वोटिंग के टाइम जितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं उनका 2/3। सो स्पेशल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और इसी स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्यादातर प्रोविजंस हैं इन्हें अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। इन प्रोविजंस में कई सारे काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड प्रोविजंस। सो ये याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ प्रोविजंस जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, इन्हें अमेंड करना ज़्यादा आसान है, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं, और उन्हें अमेंड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी रिजिडिटी आती है। इन अदर वर्ड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो रिजिड है, क्योंकि उन्हें अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। सो ये अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस बना के रखे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच। देयरफॉर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल फीचर्स है, जैसे कि इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल है, और ये फीचर्स पार्ट बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तो अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं, पार्लियामेंट उन्हें अमेंड नहीं कर सकती। यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से डील करने वाले प्रोविजंस पूरी तरह से रिजिड है, ये किसी भी अमेंडमेंट प्रोसीजर से अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। ये जो आइडिया है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 1973 में केशवानंदा भारती केस में। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स आएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है। और जो लिस्ट ऑफ प्रोविजंस या फीचर्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, ये लिस्ट टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व करता रहता है। यहाँ एक चीज नोटिस करना कि क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, पार्लियामेंट उनको अमेंड नहीं कर सकती, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर एक लिमिटेशन के जैसे एक्ट करता है। अब तीसरा,
जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो है स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो पावर्स और अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उससे रिलेटेड प्रोविजंस। इन अदर वर्ड्स, ये ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने से स्टेट्स की पावर्स या अथॉरिटी या फिर इन्फ्लुएंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस कैटेगरी में जो प्रोविजंस हैं इनमें आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, provisions related to Supreme Court and High Courts, distribution of legislative powers between Union and States, GST Council, 7th Schedule, representation of states and Rajya Sabha, constituent powers of Parliament, procedure of amendment of the Constitution, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, एक्सेट्रा। इन प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, और साथ में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनमें से कम 50% ऑफ द स्टेट्स यानी कि आधे स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, और ये कंसेंट स्टेट्स देंगे अपने अपने लेजिस्लेचर्स में वोट करके। और इस कंसेंट को पास करने के लिए इस वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। और अगर 50% ऑफ द स्टेट्स अपने लेजिस्लेचर के थ्रू सिंपल मेजॉरिटी के साथ इस कंसेंट को पास कर देते हैं तो फिर ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है उनकी एसेंट के लिए, और एसेंट मिलने के बाद प्रोविजंस अमेंड हो जाते हैं। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये है कि देयर इज नो टाइम फ्रेम इन विच स्टेट्स हैव टू पास और रिफ्यूज द अमेंडमेंट, यानी कि अगर स्टेट्स इस अमेंडमेंट बिल पर किसी तरह का कोई भी एक्शन ना ले तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। ऐसी कोई भी डेडलाइन नहीं है स्टेट्स के लिए जिसमें रहकर स्टेट्स को इन बिल्स पर अपनी कंसेंट देनी पड़े या रिफ्यूज करना पड़े। सो यहाँ स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस है, या तो वो अपने लेजिस्लेचर के थ्रू इस अमेंडमेंट बिल को कंसेंट दे सकते हैं, या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेचर के थ्रू पास होकर जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी एसेंट यानी कि मंजूरी या अप्रूवल दे सकता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद बिल एक्ट बन जाता है। दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास ये है कि वो इस बिल को विद होल्ड कर ले, यानी कि इस बिल पर अपने साइन करना रिफ्यूज कर दे, इन अदर वर्ड्स इस बिल को रिजेक्ट कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट इस बिल को पार्लियामेंट को रिटर्न कर दे इसे रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बात है तो जब पार्लियामेंट से पास होके ये बिल्स प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास 3 नहीं बल्कि एक ही ऑप्शन होता है, जो कि है एसेंट देना, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को विद होल्ड नहीं कर सकते और रिटर्न भी नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। वन लास्ट थिंग कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये ऑब्लिगेशन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देना ही है और इसको रिजेक्ट या फिर रिटर्न नहीं कर सकते, ये ऑब्लिगेशन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में। इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट ही देना है। प्रेसिडेंट ऐसे बिल को विद होल्ड या फिर रिटर्न भी कर सकते थे। सो ये था अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। होप यू लाइक्ड इट। फॉलो फॉर मोर।